सो वेलकम वेलकम वेलकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप सितंबर 2026 के अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। अगर आप एफआर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं सितंबर के अंदर, क्या डिस्कस करने वाले हैं जी इस वीडियो के अंदर हम एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट क्या है अगर आपको नहीं पता तो एक ओवरव्यू के लिए आपको बता देते हैं। एग्जामिनर हर अटेम्प्ट के बाद अपने कमेंट्स देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं कुछ, और उसके ऊपर कमेंट्स देते हैं कि स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसका एक सोल पर्पस ये है कि आप दूसरों की गलती से सीख सकें और अपनी गलती ना करें। बेसिकली अगर एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो हमें समझना पड़ेगा पहले कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, और एग्जामिनर क्या चाहता है वही ये एग्जामिनर रिपोर्ट का पार्ट है। एग्जामिनर रिपोर्ट एग्जैक्टली हमें वही बताएगा कि हमें एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, एग्जामिनेशन में हमसे मांगता क्या है। अगर हम उनके एस्पेक्ट को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेंगे तो अपनी प्रेपरेशन के साथ साथ हम रफली रफली अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने अटेम्प्ट से, लगभग अपने अटेम्प्ट में 5 से 10 नंबर ऐड कर लेंगे। तो अगर आप 50-55 के लिए कंसेप्चुअली प्रिपेयर्ड हैं, राइट, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके 5-10 नंबर कम हो सकते हैं अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे। क्यों? कुछ बेसिक गलतियां हैं जो हर स्टूडेंट कर जाते हैं, जो इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स के अंदर कवर्ड है। तो आपको ये वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं। देखो, मैं इसके अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ गलतियों को डिस्कस करूंगा जो स्टूडेंट्स करते आए हैं, ताकि आपका टाइम बचे। हम बहुत ही क्विक टाइम के अंदर, अगर आप पूरा एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं भी पढ़ सकते दैट इज ओके, मैं बहुत ही क्विक टाइम के अंदर इस एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर एग्जामिनर रिपोर्ट को डिस्कस करूंगा। ऑल्सो मैंने लगभग पिछले 8 से 9 एग्जामिनर रिपोर्ट्स को रीड किया, कंपाइल किया, उनको एक बार स्टडी किया, उनको समराइज किया। तो कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकल के आए जो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको आपको बताने वाला हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, ये सारी वीडियो देखिएगा, और स्पेसिफिकली लास्ट के कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इवन फॉर दैट मैटर वो एफआर के लिए नहीं, आपके जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए रेलिवेंट रहेगी। चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर एड्यू फटाफट से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं बिफोर वी मूव टू द एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट पे जाने से पहले एक एक दो बेसिक बातें। आई होप आप एग्जामिनेशन पैटर्न से अभी तक बड़ा ही क्लियर है। एग्जामिनेशन आपका एफआर का 3 सेक्शंस में होने वाला है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए के अंदर 15 ओटीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पास होंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो 15 ओटीक्यूज होने वाले हैं, हर ओटीक्यू 2 मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स का जी ये पार्ट हो गया। फिर मेरे पास सेक्शन बी के अंदर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आएंगी। केस स्टडी आएगा, एक केस स्टडी और उसके साथ 5 क्वेश्चंस, 3 ऐसी केस स्टडीज आएंगी। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ भी हो गए। 2 मार्क्स के ओटीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स के ओटीक्यूज आएंगे, 30 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। एंड फाइनली कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, जिसको आप सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं, 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स ईच, जो कि आपको टोटल 40 मार्क्स गेन करके देंगे। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेटेज भी सेक्शन सी के अंदर है, सबसे ज्यादा गाइडलाइंस भी सेक्शन सी के लिए है, क्योंकि सेक्शन सी में ही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। छोटी छोटी गलतियों से मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों से नंबर गवा बैठते हैं। वही हम अवॉइड करने की, उन्हीं को हम समझने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, सीधा सीधा फटाफट से एग्जामिनर रिपोर्ट पे आ जाते हैं, जो हमारी रीसेंट, बिल्कुल रीसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट आई है फॉर मार्च एंड जून 2026, जून 2026 के, राइट। सीधा एग्जामिनर रिपोर्ट पे आ जाते हैं, राइट। चलिए जी, एग्जामिनर रिपोर्ट को देखेंगे जरा। एग्जामिनर रिपोर्ट जनरली जैसा हर बार आता है वैसा ही है। कुछ सेक्शन ए के लगभग 4-5 क्वेश्चंस को कवर करेगा, सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस दिए हैं, देन सेक्शन सी के 2 क्वेश्चंस उन्होंने उठाए हैं जिसको डिस्कस किया है। अगेन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस एग्जामिनर रिपोर्ट को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली एग्जामिनर रिपोर्ट्स के की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। चलिए जी, सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का आया है, वो किस किस एस्पेक्ट से आया है, वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सिलेबस का कंसोलिडेशन, वहां से ये क्वेश्चन आया है। पूछता क्या था?
पूछता क्या था बेसिकली, इसने आपको आपको जो पॉइंट पॉइंट पूछा था वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा था, अपोर्शनमेंट ऑफ सब्सिडरीज रिजल्ट फॉर 6 मंथ्स। बेसिकली जो प्रॉफिट आता है सब्सिडरी का वो कैसे अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन पोस्ट एंड प्री एक्विजिशन पीरियड, उसकी बात करेगा। एंड कैसे उसको डील किया जाएगा उसकी बात करेगा। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था, जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस था यहाँ पर, जैसे मैं पीओआई बोलता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर भी, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस था जहां पर जहां पर वो आपको पकड़ रहे थे सवाल में, उन्होंने आपको 6 महीने की ट्रांजेक्शन्स 6 महीने की ट्रांजेक्शन्स को कंसोलिडेट करने के लिए दिया था। बच्चों ने यहीं पर गलती करी। बच्चों ने यहीं पर गलती करी। कहाँ गलती हुई? बच्चों को क्वेश्चन को आंसर करने में यहीं पर गलती हुई। बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने क्या किया जी? मोस्ट कॉमन एरर वाज टू इग्नोर प्रोराटिंग। प्रोराटा बेसिस पर जो 6 मंथ्स का हमें ग्रॉस प्रॉफिट लेना था वो नहीं लिया, राइट। रादर उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर जो एक्विजिशन हुआ है उसको इग्नोर करते हुए पूरे साल के प्रॉफिट को ले लिया। और एक और गलती जो करी, एक और अदर कॉमन एरर वाज इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ गुड्स को इग्नोर कर दिया। सवाल को एक बार जरा नजर मारेंगे। बेसिकली फर्स्ट जून को हमें ये बेसिकली एक्विजिशन हो रहा है। ये एक्विजिशन 1 जून को हो रहा है, राइट। एंड आपको डिटेल्स दी हैं एज ऑन 30 नवंबर भी दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट जून से फर्स्ट जून से ईयर एंड तक 6 मंथ्स का टाइम बनता है। वो 6 मंथ्स के लिए ही प्रॉफिट लेना था फॉर कंसोलिडेशन। ये गलती हुई, ये गलती हुई बच्चों से। वो बच्चों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं नहीं मानता कि बच्चों के कॉन्सेप्चुअली कोई मिस्टेक हो गई। मैं मानता हूं कि बच्चों ने अगर यहाँ पर गलती करी है तो उन्होंने क्वेश्चन को, डेट्स को ध्यान से रीड नहीं किया, इसलिए गलती करी। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जब भी पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत ही ध्यान से, प्यार से, तसल्ली से, एक काम माइंड के साथ पढ़ना है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन आया, which one of the following transactions will increase total equity on the statement of financial position? ये मैं बोलूंगा एक ट्रिकी सवाल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है, एक वर्ड यूज कर दिया टोटल इक्विटी, और बच्चे यहीं पर मात खा गए। उन्होंने पूछा ये ट्रांजैक्शंस दी हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो टोटल इक्विटी को बढ़ा देगी। बच्चों ने यहां पर बढ़ चढ़कर आंसर दिया डी, कि बोनस शेयर से इक्विटी बढ़ जाएगा। पर उन्होंने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, टोटल इक्विटी शेयर्स तो बढ़ेंगे, टोटल इक्विटी शेयर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन उतना ही मेरा रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स में से, रिजर्व्स में से उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, और टोटल इक्विटी का वो पार्ट है। तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला मेरे इक्विटी के अंदर। तो रादर इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। यही गलती बच्चों ने यहां पर करी, यही बच्चों ने यहां पर करी। द मोस्ट कॉमन एरर वॉज टू सिलेक्ट एन इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं शेयर कैपिटल को, पर एक और कंपोनेंट ऑफ इक्विटी जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर प्रीमियम, किसी भी नाम से बुला लो, उसको उसी अमाउंट से कम भी कर देते हैं। तो टोटल इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता बोनस शेयर्स की वजह से। However, redeemable preference shares are a liability as there is a contractual obligation to transfer cash to the holder of the shares. Therefore, they increase both cash and cash equivalents and financial liabilities with no impact on total equity. उसका भी कोई impact नहीं, ठीक। तो फर्क फर्क सिर्फ और सिर्फ मेरे कन्वर्टेबल लोन नोट से आना था, कन्वर्टेबल लोन नोट से आना था जी, राइट। कैसे आना था? ये आपका बेसिकली जो टेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पर IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टेस्ट हो रहा है। ये कन्वर्टेबल लोन नोट्स के अंदर एक इक्विटी का पोर्शन भी होता है और एक डेट का भी। तो इक्विटी वाला पोर्शन ऑब्वियसली आपके आपके इक्विटी को, टोटल इक्विटी को बढ़ा देता। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, यहां पर बच्चे कंसेप्चुअली ही मिस्टेक करके गए।
ये मैं बोलूंगा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट था। आई वुड मार्क दिस एज अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो इसको एक बार जरूर ध्यान देंगे। आई वुड मार्क दिस एज अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट एंड आई वुड ऑल्सो से शायद ये कॉन्सेप्ट बच्चे कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत, मैं अगर बोलूं इसके ऊपर सवाल बनते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल नहीं बनते, क्योंकि IS-32 के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सवाल बन सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो इग्नोर हो जाती है। चलिए जी, अब अगला सवाल आता है प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट एसेट से। अगेन ये ट्रिकी सवाल तो नहीं था मेरे अकॉर्डिंगली, दिस इज एन इजी टॉपिक, लेकिन बच्चों ने अगेन यहाँ पर कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है ऐसे दो इवेंट्स चुनो जो प्रोविजन प्रोविजन बनाएंगे, जिनकी वजह से प्रोविजन बनेगी। बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें ए को सिलेक्ट किया। ए क्या है? कंपनसेशन क्लेम्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर वाटर डैमेज वेयर इट इज प्रोबेबल दैट इट विल बी पेड। कंपनसेशन क्लेम्ड मतलब मैं मान रहा हूं। क्या इनफ्लो के लिए कभी प्रोविजन बनती है क्या? ना भैया ना। इनफ्लो के लिए, प्रोबेबल इनफ्लो के लिए प्रोविजन नहीं बनती, वो तो कंटिंजेंट एसेट है। तो बच्चों को कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन और लाइबिलिटी में फर्क नहीं समझा। इसके कारण यहां पर गलती है, यही गलती है जी। आपको टेस्ट यही किया जा रहा था, एंड ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक डेफिनेशन है IS-37 की। अगर आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत आ रही है, तो हमारा IS-37 के ऊपर एक स्किल मास्टर सीरीज के नाम से, फ्री वन शॉट सीरीज के नाम से रिवीजन लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर बोल लो, एक कंसेप्चुअल लेक्चर है जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट को बड़े ही इन क्विक टाइम अच्छे से कवर किया हुआ है। आप उसके थ्रू इसको समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट आता है तो ये बच्चों ने गलती करी। उन्होंने कंटिंजेंट एसेट को प्रोविजन की तरह ट्रीट किया, जबकि प्रोविजन क्या है? प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है ऑफ एन अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट की एक लाइबिलिटी है, राइट? प्रोविजन के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, हमने क्लास के अंदर भी बात करी है बार बार। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है जी, लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी, ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं, एंड रिलायबल एस्टिमेट, तीनों है तो मेरी प्रोविजन बनेगी। सिंपल सी बात। चौथा सवाल पे आते हैं, चौथे सवाल पे आते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन था, वो ये सवाल आया था जी आपका IFRS 16 लीज के अंदर से। आपको बेसिकली डेप्रिसिएशन और लीज लाइबिलिटी की बात की गई थी। यहां पर आई वुड से, मेरे को ऐसा लगता है बच्चों ने जो मिस्टेक करी, दैट इज मोर ऑफ अ सिली मिस्टेक, सिली एरर, सिली एरर, समथिंग दैट प्रोबेबली दे वुड हैव नोन, लेकिन उन्होंने इसको गलती से ओवरलुक कर दिया। बच्चों ने क्या किया, यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, उन्होंने एसेट की, एक अंडरलाइंग एसेट की यूजफुल लाइफ दी थी जो कि 10 साल थी। और मेरे जो लीज लीज का टेन्योर था, वो लीज का टेन्योर कम था। लीज का टेन्योर कम था, लीज का टेन्योर 5 इयर्स था। तो बच्चों ने यूजफुल लाइफ को देखते हुए डेप्रिसिएशन 10 साल के अकॉर्डिंगली लगा दी। जबकि आप जानते हैं मेरी डेप्रिसिएशन लीजेस पे कब कैसे लगती है? लेसर टाइम पीरियड पे ऑफ लीज लाइबिलिटी और लाइफ ऑफ एसेट, दोनों में से जो भी कम होगा, उस टेन्योर के लिए मेरी डेप्रिसिएशन लगती है, उसको यूजफुल लाइफ माना जाता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए। यहां पर बच्चों ने गलती करी, यहां पर बार बार बच्चों ने गलती करी, राइट? तो इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे जी, ठीक है? मोस्ट कैंडिडेट्स आंसर्ड दिस क्वेश्चन इनकरेक्टली, मोस्ट कैंडिडेट्स correctly identified that the interest expense was this and not this, the later assuming payment in arrears. However, almost half of the candidates selected that depreciation on right of use asset was this. 50% बच्चों ने ROU एसेट को गलत, ROU एसेट की डेप्रिसिएशन को गलत मार्क किया। एंड ये प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन होगा, आप जब घर आ जाएंगे तो आपको तब भी नहीं पता लगेगा कि आप गलत करके आए हैं। आपको लगेगा हम सही करके आए थे, फिर बोलेंगे सर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पास होना, हम नहीं हुए। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेड मार्क्स और एक्चुअल रिजल्ट में फर्क, वेरिएंस क्रिएट करती है।
तो पहले सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एज आई सेड, यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस, सिली मिस्टेक होने के चांसेस एक और क्यों है। 5 ईयर लीज दिया हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर, फिर अंडरलाइंग एसेट की यूजफुल लाइफ दी है बाद में। तो बच्चा एक क्वेश्चन बनाने वाले ने भी क्वेश्चन ऐसे बनाया है कि आपका ध्यान एक जगह पर जाए। आपको हमेशा पूरे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अपने माइंड में एक माइंड मैप, एक समरी फटाफट से क्वेश्चन की बना लेनी है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, राइट। चलिए जी। एंड आई वुड ऑल्सो से कि आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं तो कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए। कॉन्सेप्ट के अंदर अगर दो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पर दो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक लीज लीज का टेन्योर, दूसरा हमारा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तो आपके माइंड में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि ये दोनों दिए हैं कि नहीं, राइट। तो पढ़ते हुए ही इन्हीं चीजों का ध्यान रखेंगे। और आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास स्टडी आपके ऊपर है। आपके एग्जाम किट्स के अंदर जो पीडब्ल्यू की किट्स है उसके अंदर भी है, हर जगह है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं करनी है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर भी एक बार बोला था, बार बार दोबारा से अपनी क्लासेस के अंदर भी बार बार बोलता हूँ कि आपको जो गलतियां हो रही हैं या क्वेश्चन जिस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, आपको अपनी बुक के ऊपर या एक अलग नोटबुक पे लिख लेना है, जिसको हम पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बोलते हैं कि सवाल किस पॉइंट के ऊपर है। एग्जामिनर रिपोर्ट भी वही कर रहा है, आपको पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बता रहा है और आपको बता रहा है कि आपने गलती या बच्चों ने गलती कहाँ करी। चलिए जी। फिर एक केस सिनेरियो बताया उन्होंने सेक्शन बी का, जो कि मेरा IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के लिए था। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के लिए था। IAS 10 के क्वेश्चंस भी थे कुछ, एंड IFRS 18 के क्वेश्चंस भी थे। ये उन्होंने अलग अलग डिस्कस किए, राइट। पहला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा था जिस पॉइंट को, इसके अंदर IAS 10 के पॉइंट को डिस्कस कर रहा था। events occurring after events occurring after a reporting date। यहां पर आई वुड अगेन से कंसेप्चुअली बच्चों की मिस्टेक। बच्चों ने बच्चों से बेसिक, बहुत बेसिक एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के अंदर फर्क फर्क नहीं कर पाए, और ये भी नहीं समझ पाए कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल है या नहीं, और अगर मटेरियल है तो उसका क्या होगा। बेसिकली उन्होंने पूरा का पूरा IAS 10 की यहाँ पर समरी एक तरह से दे दी और IAS 10 के क्वेश्चन आपको दिया, और आप बच्चों ने गलत किया, मोस्टली बच्चों ने गलत किया, राइट। तो यहाँ पर आप अगर अगेन आपको भी कंफ्यूजन है तो आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं। इसका भी रिवीजन लेक्चर, इसका भी स्किल मास्टर लेक्चर, इसका भी वन शॉट अवेलेबल। यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने एंटिटी शेल नॉट एडजस्ट द अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू रिफ्लेक्ट नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को भी उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश करी, एंड उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं वो भी तब जब मटेरियल है। तो ये गलतियां बच्चों ने यहां पर करी, राइट। ये गलतियां बच्चों ने यहां पर करी। उन्होंने बोला ओनली अ नैरो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स कुड करेक्टली क्लासिफाई बोथ स्टेटमेंट्स। नैरो मेजोरिटी मतलब 50-55% बच्चों ने, 55% बच्चों ने, 60% बच्चों ने बोला, लेकिन अभी भी काफी बच्चों ने यहाँ पर गलती करी। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिर IAS 10 से, IAS 10 से यहाँ पर which two of the following material events must be adjusted for Relico's financial statements for the year ended। उन्होंने फिर आपसे एडजस्टिंग इवेंट की बात करी, यहाँ पर फिर एडजस्टिंग इवेंट की बात करी। Most candidates were able to correctly identify that B and C were material events requiring adjustment in financial statements. Particularly, candidates could identify that C was correct. Most common error was to incorrectly select D. A post-year change in legislation required an adjustment। देखो जी, यहाँ पर कौन सी चीज को उन्होंने बोला, यहाँ पर एक एक इवेंट हुआ, चेंज इन लेजिस्लेशन लीडिंग टू स्क्रैपिंग मशीनरी विद अ कैरिंग अमाउंट। देखो, चेंज इन लेजिस्लेशन का मुझे कोई अंदाजा था नहीं, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। रिपोर्टिंग डेट में मेरे को जिस चीज का अंदाजा नहीं है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे। लेकिन ये सवाल मेजोरिटी बच्चों ने सही जवाब दिया, राइट। ओके,
ये सवाल बड़ा मजेदार है। यहाँ पर उन्होंने जो चीज पूछी है वहां पर आपसे सिली मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस। क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। फॉर द प्रॉपर्टी व्हाट इज द टोटल अमाउंट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उन्होंने आपसे इंपेयरमेंट नहीं पूछी, उन्होंने आपसे डेप्रिसिएशन नहीं पूछी, उन्होंने आपसे बोला कि ये प्रॉपर्टी है उसकी, उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि इसके ऊपर रीवैल्यूएशन गेन आएगा लॉस आएगा ना। उन्होंने सीधा बात बोली कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर कितनी टोटल अमाउंट चार्ज की जाएगी। राइट। तो आपको देखना है यहां पर ये बार बार मिस्टेक बच्चों से होती है। जब अमाउंट चार्ज टू पी एंड एल, टोटल अमाउंट चार्ज टू पी एंड एल बोला जाएगा तो हर तरह का एक्सपेंस इंक्लूड करके ऐड करके फिर उसको लेना है। राइट, फिर उसको लेना है। यहां पर बच्चों ने गलती करी। किस तरह की गलतियां करी? क्योंकि ये सवाल किससे था? ये सवाल आपका एक तरह से IFRS 5 से भी था और कहीं ना कहीं इसमें इंड AS 16 आपकी IAS 16 की भी बात आ रही थी, PPE की भी बात आ रही थी। बेसिकली जब तक मेरा क्लासिफाई नहीं हो जाता एज हेल्ड फॉर सेल तब तक तो मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी एज पर PPE। राइट, जब हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया तब उसकी डेप्रिसिएशन होती है, तब मेरी उसको वैल्यू किया जाता है एट FVLCTS। उस टाइम पे इंपेयरमेंट की भी बात की जाती है। राइट, तो मेरी टोटल अमाउंट चार्ज टू P&L कितना आएगा उसकी इसकी बात करें। यहां पर गलती क्या हुई बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज को आइडेंटिफाई किया। डेप्रिसिएशन चार्ज को आइडेंटिफाई किया, ठीक है जी। कैंडिडेट्स ने और क्या गलती करी? अगर डेप्रिसिएशन चार्ज के साथ कुछ और आइडेंटिफाई भी किया तो उन्होंने क्या किया, इंक्लूड कर लिया रीवैल्यूएशन सरप्लस को इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, जबकि वो स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट नहीं होगा, वहां से चार्ज नहीं किया जाएगा। राइट, इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI के आइटम को P&L में अज्यूम कर लिया, विच इज रॉन्ग। और ये कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि OCI में कौन सी आइटम्स जाती हैं, उसका कभी भी P&L में कोई रेफरेंस नहीं आना चाहिए। राइट, उसका P&L के अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं आना चाहिए। फर्दर विच इनकरेक्टली इंक्लूडेड द रिवैल्यूएशन सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड एक्सक्लूडेड द लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक, तो ये चीज का आप ध्यान बड़े बड़े ध्यान से इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये गलती OCI और P&L के बीच में गलती इस सवाल में नहीं और बहुत सारे सवाल में स्टूडेंट्स करते हैं, ये गलती नहीं करनी। चलिए जी, अगला सवाल भी देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है। बात फिर IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल की है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की है। कैरिंग अमाउंट क्या होनी चाहिए? अगेन अब देखिएगा वर्ड क्या है, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट वर्ड आ गया। कैरिंग अमाउंट मतलब अब इसमें इंपेयरमेंट डेप्रिसिएशन जो सब माइनस होना है वो सब माइनस होके जो मेरी वैल्यू आएगी दैट वुड बी कैरिंग अमाउंट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। गलती बच्चों ने कहां करी? मल्टीपल मिस्टेक्स हुई, मल्टीपल मिस्टेक्स हुई। वन ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स बच्चों से हुई हुई कैसा? पहला, फेलियर टू रिकॉग्नाइज दैट डेप्रिसिएशन नीडेड टू बी चार्ज ऑन द इक्विपमेंट अप अंटिल द डेट इट वाज क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल। अगर साल के बीच में मेरा स्टेटस ऑफ द एसेट बदल रहा है तो जिस दिन तक वो हेल्ड फॉर सेल नहीं है उस दिन तक का तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। ये बच्चों ने गलती करी, बच्चों ने उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। दूसरा, फेलियर टू रिकॉग्नाइज दैट अपॉन क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल एन एसेट इज हेल्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहाँ पर दोनों में से जो भी लोअर होगा उस वैल्यू पे एसेट को रखा जाता है। ठीक है जी, ये गलती बच्चों ने फिर बच्चों ने करी। फेलियर टू रिकॉग्नाइज दैट मेजरमेंट ऑफ अ हेल्ड फॉर सेल एसेट एट रिपोर्टिंग डेट कैन ओनली रिजल्ट इन रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस where the asset was measured at fair value less cost to sell on classification as held for sale। उन्होंने बोला रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कब हो सकता है? जब FVLCTS मेथड में आपने वैल्यू किया हो। राइट, राइट।
तो ये एक और गलती बच्चों ने करी। ठीक, ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर एक और आईएफआरएस 5 का ही सवाल, आईएफआरएस 5 का ही सवाल। यहां पर उन्होंने क्या बोला, यहां पर डेफिनेशन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैं आईएफआरएस 5 के अंदर किसी को कैटेगराइज कर सकता हूं हेल्ड फॉर सेल या नहीं, हेल्ड फॉर सेल कर सकता हूं या नहीं। बच्चों ने क्या गलती करी, रादर इस यहां पर गलती नहीं हुई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने करेक्टली आंसर किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया। कुछ बच्चों ने गलती करी, कुछ बच्चों ने गलती करी ए आंसर करके। बच्चों ने बोला ये जो पार्ट जो ऑप्शन है इसको समझते हैं। रेलिकोस कंपनी प्लान्स टू डिमोलिश इट्स हेड ऑफिस एंड सब्सिक्वेंटली सेल द अंडरलाइंग लैंड, द सेल ऑफ विच इज हाईली लाइकली विद इन 4 months ऑफ डिमोलिशन। बच्चों ने समझा कि इसको बेचने की हमारी इंटेंशन है, तो हम इसको हेल्ड फॉर सेल बोल दें। पर आपको एक ध्यान रखना है, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होने के लिए मेरा जो एसेट है वो एज इट इज सेल की कंडीशन में होना चाहिए, राइट, सेल की कंडीशन में होना चाहिए। ये अभी इसको डिमोलिश करना पड़ेगा फिर बिकेगा। प्लान्स टू डिमोलिश एंड सब्सिक्वेंटली सेल, एसेट आज की ही डेट के अंदर सेल की कंडीशन में होगा तभी हेल्ड फॉर सेल होगा। तो ये डेफिनेशन के ऊपर बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। अगर आप ये सवाल को गलत करते हैं आंसर, तो आपकी कंसेप्चुअल एरर है यहाँ पर। देखो, मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में तीन तरह की चीजें लगती है। एक कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बाद प्रैक्टिस, तीसरा टाइमिंग। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट ऐसी गलतियों से बचाता है जो ये सवाल के अंदर और जहां जहां मैंने कॉन्सेप्ट बोला। प्रैक्टिस आपको सिली मिस्टेक से बचाती है। टाइमिंग, आप मॉक टेस्ट वगैरह से खुद को टाइम कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, टाइम लगाकर अपने आप को अपने आप को टाइम कर कर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आप इन सभी तरह की गलतियों से बच जाएंगे, तब आप इन सभी तरह की गलतियों से बच जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप पेपर में एग्जामिनेशन में लैग करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए जी, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम एग्जामिनेशन में 100% प्रिपेयर्ड जाना चाहते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन में प्रिपेयर्ड जाना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड टाइमिंग। चलिए जी, सेक्शन सी के सवालों पे आ जाते हैं। सेक्शन सी के सवाल उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किए हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं जो एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे, एक प्यूगेट कंपनी एंड एस्ट्रॉइड कंपनी। ये दो सवाल हैं, एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर गलती क्या क्या की बच्चों ने। अच्छा, सेक्शन सी के अंदर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मैंने जब एनालाइज किया सेक्शन सी के अंदर, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन सामने आए जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन आया एक कॉम्बिनेशन आया कि आपके पास ग्रुप स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया, ग्रुप स्टेटमेंट का एनालिसिस पूछा गया है, एंड स्टैंड अलोन या इंडिविजुअल इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन पूछी गई। ये एक कॉम्बिनेशन सामने आया। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको क्या, दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर कंसोलिडेशन की प्रिपरेशन पूछी है और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बोला है, उसके एनालिसिस की बात करी। तो ये दो कॉम्बिनेशन है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो जो आपके तीन चैप्टर्स हैं जो सिलेबस के एंड में आते हैं, जहां पर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ग्रुप स्टेटमेंट्स की एंड अल्टीमेटली रेशियो एनालिसिस की, राइट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, ये तीनों के तीनों चैप्टर मोस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर आपको मिलके लगभग लगभग आपको 45 से 50 मार्क्स दे सकते हैं। आपको ये तीनों चैप्टर मिलके 45 से 50 मार्क्स दे सकते हैं। इनके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है, कोई भी मिस्टेक इसको नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, इसको बड़े सीरियसली पढ़ना है। चलिए जी, चलिए जी, सेक्शन सी के सवालों पे आते हैं। प्यूगेट कंपनी, एस्ट्रॉइड कंपनी, क्या बच्चों ने यहाँ पर गलती करी। सबसे पहली गलती, बच्चों ने
एड्रेस नहीं किया रिक्वायरमेंट को, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया, नॉट एडिक्वेटली यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द सिनेरियो, इंफॉर्मेशन को मिस आउट की है, ये गलती करी, ये एक कॉमन गलती करी। इसके ऊपर मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो एज आई सेड कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो मेजॉरिटी सेक्शन सी के ऊपर है। यहाँ पर गुडविल कैलकुलेशन की बात की, बच्चों ने बच्चों ने जो गलतियां करी उसकी बात यहाँ पर की गई। और क्या गलती करी, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स कॉज्ड द मोस्ट प्रॉब्लम्स, बच्चों को गलती एक और क्या लगी, नेट एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बच्चे नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, राइट। उसके बाद यहाँ पर रेशियोज निकालने के लिए बोला गया था, रेशियोज निकालने के लिए बोला गया था, यहां पर एक गलती क्या करी बच्चों ने, वर्किंग्स शो नहीं करी फुल में। मेरे को मान लीजिए जीपी रेशियो निकालने को बोला है, मैं जीपी रेशियो के आगे लिख दूं जी 15%, बस, क्या ये आंसर है, सही आंसर है, हो सकता है सही हो, लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अपने आंसर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, स्पेसिफिकली रेशियोज के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे उस फॉर्मूला के अंदर एंड फाइनल आंसर लिखेंगे, ऐसा आंसर करेंगे, ऐसा आंसर करेंगे। फिर 11 मार्क्स का एनालिसिस आया, एनालाइज करने को आया, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को एनालाइज करने की बात करी गई। यहां पर बच्चों ने इंटरप्रिटेशन जब भी क्वेश्चन में आई ना, तो पुअर रिजल्ट्स हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन के अंदर एफआर के। बच्चे जब भी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन वाला सवाल आता है, तो वहां पर परफॉर्मेंस पुअर होती है। क्यों? बच्चे जेनरिक आंसर्स देते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है ना उसको केस सिनेरियो के साथ रिलेट नहीं कर पाते, वो बोलते हैं रेशियो 2 है, रेशियो 3 है, ऐसा आंसर देंगे, रेशियो कैलकुलेशन की बात कर देंगे, रेशियो के मतलब की बात कर देंगे, टेक्स्ट बुक आंसर देंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरी करंट रेशियो, अगर करंट रेशियो 2 है तो बोलेंगे करंट एसेट्स आर ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज, ये नहीं पूछ रहा है आपको, या बोल देंगे कि रेशियो बेटर हो गई है या रेशियो डिक्रीज हो गई है, इन इस वर्डिंग के आंसर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इस वर्डिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको अपने आंसर को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसकी बात एंड ऑफ द वीडियो में करेंगे कि क्या क्या उसमें लिखना होता है, राइट। उन्होंने बोला कि गुड आंसर के अंदर यहां पर भी लिखा है, आप डिटेल्ड, आई वुड सजेस्ट कि सेक्शन सी वाले जो कमेंट्स है ना एटलीस्ट उसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा इस वीडियो के बाद, अगर कर सके तो, अगर आपके पास टाइम परमिट करे तो सेक्शन सी के कमेंट्स को जरूर डिटेल में पढ़िएगा एग्जामिनर रिपोर्ट से। एक गुड आंसर रिफ्लेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो एंड हाउ इट मे हैव इंपैक्टेड द रेशियोज, सिनेरियो से पढ़ के बोलेगा कि रेशियोज पे इस सिनेरियो में ये चीजें बदली, उसकी वजह से ये रेशियो पे इंपैक्ट आया हो सकता है, तो ऐसे बात करनी है आपको, एक कंसल्टेंट की तरह बात करनी है, ना कि एक स्टूडेंट की तरह, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सिनेरियो को बड़े केयरफुली रीड करें, देखें कि सवाल ने पूछा क्या है आपसे, राइट, राइट। काफी बार मार्कर्स मतलब एग्जामिनर्स ने नोटिस किया कि सिनेरियो को तो यूज किया गया है पर अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कर पाए बच्चे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे से बच्चे। आपको हमेशा, और एक और चीज, आपको अपने आंसर को हमेशा स्ट्रक्चर करना है यूजिंग हेडिंग्स दैट एड्रेस ईच रिक्वायरमेंट, आपको हेडिंग्स के साथ आंसर करना है, अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो इसके बारे में और बात करेंगे, right? Mark is awarded in all analysis questions for providing a short suitable conclusion, अगर आप conclusion लिखेंगे तो सबसे बढ़िया, एक conclusion जरूर लिखना है अपने सवालों के अंदर, अपने आंसर के अंदर एक conclusion जरूर लिखेंगे, that is very very important, that is very very important, अपने आंसर्स के अंदर एक conclusion जरूर लिखेंगे, ठीक है जी, ठीक। I hope this is very very clear to you, I hope this is very very clear to you। एक और सवाल, एक और सवाल, एस्ट्रॉइड कंपनी वाला, यहां पर भी बच्चों ने क्या किया, उन्होंने अपनी वर्किंग्स को फुल में, अपनी वर्किंग्स को फुल में प्रेजेंट नहीं किया,
अगर आंसर इनकरेक्ट है एंड इन एब्सेंस ऑफ अ रेलिवेंट वर्किंग नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अगर आंसर गलत है, वर्किंग भी नहीं है, तो कोई कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। हालांकि आपकी अगर वर्किंग है, आंसर गलत है, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने को आंसर को स्ट्रक्चर करना है इन द राइट वे, राइट। आपको अपने आंसर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है। यहां पर प्रिपरेशन की बात की गई थी, जो पॉइंट्स पूछे गए थे, यहां पर जो पॉइंट्स पूछे गए थे, लीज के बारे में पूछा गया था, आईएस 16 के बारे में, पीपी के बारे में पूछा गया था, एक ब्रांड आईएस 38 के बारे में पूछा गया था, एंड रेवेन्यू और करंट टैक्स की बात की थी। मैं अगर आपको बोलूं, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इंडिविजुअल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम बार क्वेश्चन आएगा। तो आपको लीज का ध्यान रखना है, आपको पीपी का ध्यान रखना है, उसके ऊपर पॉइंट आएगा, रेवेन्यू के ऊपर आएगा, करंट टैक्स के ऊपर, यही मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे जो आपको अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आएंगे। तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोलता हूं, अपने आप के अंदर कोई चैप्टर थोड़ी है, वो तो एक कल्मिनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स है। आपको अगर सारे चैप्टर्स आते हैं, तो आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। उसका आपको अप्रोच बताया गया है, सजेस्टेड अप्रोच क्या था। देखो, उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना अच्छे से ड्रॉ किया है, हर चीज को सेग्रीगेट करके बताया है। आपको ध्यान देना है, आईएफआरएस 18 में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नया फॉर्मेट आया है कि ऑपरेटिंग की कैटेगरी अलग शो की जाएगी, फाइनेंसिंग की अलग, उन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, राइट ऑफ यूज एसेट को कैसे प्रेजेंट किया है देखना। आप मोस्टली हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन को फॉलो किया गया है, तो आप भी हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने लिखा भी है एग्जामिनर रिपोर्ट में, दैट इट इज प्रेफर्ड, ये उन्होंने बोला है यहाँ पर, राइट। देन बस इतने ही मेन पॉइंट्स थे, इतना ही एग्जामिनर रिपोर्ट था, इतने ही मेन पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पर मैंने डिस्कस करने थे आपके साथ। अब जरा वापस आ जाते हैं और कुछ बेसिक बातों की और कर लेते, बेसिक चीजों की बात और कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स टू नोट हैं जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स में कॉन्टिन्यूसली आते रहे, जो कॉन्टिन्यूसली आते रहे, एंड मेनली दीज आर फॉर सेक्शन सी। आपको अपनी वर्किंग्स को बड़े क्लियरली शो करना है। मतलब मैं ऐसा लिख दूं गुडविल 12.4 मिलियन है, नहीं, ये गलत होगा। मेरे को बताना है कि गुडविल 12.4 मिलियन आई कहां से, तो कंसिडरेशन कितना है, एनसीआई कितना है, वो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनाकर मुझे आंसर करना है। सो दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। सेकंड, आपको राउंड ऑफ तभी करना है जब आपको क्वेश्चन बोले, एंड राउंडिंग ऑफ ट्रंकेशन नहीं होती। मतलब अगर मेरा 37,580 आ रहा है, तो इसकी राउंडिंग ऑफ का मतलब 37,000 नहीं है जी, इसकी राउंडिंग ऑफ 37,580 की राउंडिंग ऑफ अगर मेरे को नियरेस्ट 1000 पे करनी है, तो 38,000 होगी। आपको ये भी देखना है कि आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहां बोला गया है, नियरेस्ट मिलियन पे, नियरेस्ट 1000 पे, या नियरेस्ट 100 पे, उसके अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ होगा। अगर ये 37,480 होगा, तो ये 37,000 तब लिखा जाएगा। आई होप आपको राउंडिंग ऑफ की अंडरस्टैंडिंग है, आई होप आपको राउंडिंग ऑफ की अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, इससे अगला, अगर आपके पास कोई बॉक्स दिया हुआ है, आंसर बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर आपको आंसर लिखना है, तो बड़े ही ध्यान से आप रीड करेंगे कि बॉक्स के आगे पीछे क्या लिखा है। आपको थाउजेंड में आंसर देना है, तो अगर आपका आंसर 38,000 है, तो यहां पर सिर्फ 38 लिखेंगे। अगर यहां पर 38,000 लिख दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर मिलियन लिखा है, तो आपको मिलियंस में आंसर निकाल कर देना है। ये बड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत आंसर सही होने के बावजूद भी अपना मार्क गवा लेते हैं। आगे चलते हैं। आपको अपने क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंटली यूज करना है। अगर थाउजेंड्स में चल रहा है, तो थाउजेंड्स में आंसर लिखिए, मिलियन में चल रहा है तो मिलियन में लिखिए। ऐसा नहीं है कि सवाल में मेरा थाउजेंड्स में लिखा गया है और मैं आंसर मिलियंस में दे रहा हूँ, हंड्रेड्स में दे रहा हूँ, नहीं। जैसा सवाल बोल रहा है, वैसे उसी भाषा में हमें आंसर देना है, ये ध्यान रखिएगा। देन अपने वर्किंग नोट्स को लेबल करके चलेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4, ताकि मार्केबल हो सके आपका पेपर। इट इज इजियर टू फाइंड आउट द आंसर एंड मार्क योर पेपर। फिर जहां जहां पॉसिबल होगा, आप हेडिंग्स को यूज करेंगे इन योर एनालिसिस एंड इन योर रिटन आंसर्स।
परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं या कंक्लूजन दे रहे हैं, तो आप सभी चीजों की हेडिंग्स देंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक को लिख के नहीं आना है। मैंने पहले ही बोला कि ऐसा नहीं लिखना करंट रेशियो, करंट, अगर करंट रेशियो 2 आ रही है तो करंट एसेट्स आर ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ऐसा नहीं लिखना। जीपी रेशियो 18% है तो मेरे को ये नहीं लिखना कि 100 रुपए पे मैं 18 रुपए कमा रहा हूँ एज जीपी, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। मेरे को पहले नंबर बताना है कि कितना आ रहा है, फिर उसका रीजन समझ बताना है कि इस वजह से आ रहा हो सकता है, फिर सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है एंड इम्प्लीकेशन लिखनी है। सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है कि इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा आ रहा है, और फ्यूचर के लिए वो क्या इंप्लाई करता है वो भी लिखना है। सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो को कॉपी पेस्ट नहीं करना, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट द सिनेरियो। सिनेरियो ने जैसा बोला उसको सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आंसर करेंगे। अच्छा, फिर जिस ऑर्डर में सवाल पूछा गया है, ए बी सी डी, उसी ऑर्डर में आंसर करेंगे, उसी ऑर्डर में आंसर करेंगे। बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं और इसकी वजह से मार्क्स जाते हैं, इसकी वजह से मार्क्स जाते हैं। फाइनली आप हमेशा अपना फॉर्मूला, रेशियोज के लिए है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप अपना हमेशा फॉर्मूला प्रेजेंट करेंगे पहले रेशियो का। मान लीजिए जीपी रेशियो है तो मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ओवर टर्नओवर या सेल्स इनटू 100। फिर मैं उसमें वैल्यूज डालूंगा कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 आ रहा है, सेल्स मेरी 1 लाख है, इनटू 100, फिर आंसर लिखूंगा 10%, ऐसा। तो ये तीन प्रोसेस में मेरा रेशियोज का जब मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ये तीनों पार्ट्स में मेरे को प्रेजेंट करना है, ये तीनों पार्ट्स में मुझे प्रेजेंट करना है। तो ये बेसिक बातें हो गई थी, ये बेसिक बातें हो गई थी मेरी मेरी इस एग्जामिनर रिपोर्ट को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। आई होप आप इन गलतियों को समझे जो बाकी स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं, और आई होप आप ये गलतियां नहीं करेंगे और अपने 5 से 10 मार्क्स एटलीस्ट एग्जामिनेशन में इन पॉइंट्स के थ्रू बचा लेंगे। ऑन दैट नोट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। कॉन्सेप्चुअली अगर आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो हमारा एफआर का वन शॉट सीरीज चल रहा है, उसको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।